ईरान की सेना ने अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। पता चल रहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऑफिस पर ही जोरदार हमला किया गया है। पूरी कहानी पर बात करेंगे। उधर ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका और इजराइल का हाल वही हो गया है कि चौबे चले थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौट गए। जी हां, अकेले ईरान ने तमाम मोर्चों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को जोरदार तरीके से चोट पहुंचाया है। कहां कहां कैसे कैसे ट्रंप और उनके चेले नुकसान झेल रहे हैं, उन सब पर बात करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि कैसे अमेरिका का बड़का वाला झूठ पकड़ा गया है। उधर पश्चिम एशिया में अमेरिका के चक्कर में कुछ देश बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें पहले अमेरिका ने चढ़ा दिया और अब फंसा के भागता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक ट्रंप के ठिकाने ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसी बीच एक भारतीय की मौत की खबर भी सामने आई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में अब तक की कई प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे और उसके परिणाम पर भी नजर दौड़ाएंगे, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये जो युद्ध हो रहा है इसका दुष्परिणाम आप तक जरूर पहुंचेगा। आज से ही वो निकल चुका है अपने अड्डे से। जी हां, तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। $10 प्रति बैरल तक बढ़ चुकी है। पहले दिन ही जोरदार बढ़त हो गई। तो आइए समझते हैं कि इस युद्ध से दुनिया भर में और खासकर भारत में तेल के मामले में क्या असर हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामला भारत का ही अटका है। एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, टकटकी लगाकर सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है और मुद्दों के मूल पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये देखिए कि अमेरिका एक बार फिर से महान झूठ बोलने वाला देश बन गया है। रॉयटर्स की इस खबर से पता चलता है कि पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद को बताया है कि ईरान द्वारा अमेरिका पर हमला करने की कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। अब याद करिए, अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए यही बहाना दिया था ना कि अगर हम हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला कर देता, यानी प्रिकॉशन के तौर पर हमने हमला किया और अपने हमले को जायज ठहराने के लिए ट्रंप और उनके लोगों ने झूठ बोला। और अब पता चल रहा है कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने अमेरिकी संसद के कर्मचारियों के साथ बंद कमरे में एक ब्रीफिंग के दौरान स्वीकार किया है कि उनके पास कोई भी खुफिया जानकारी नहीं थी जिससे यह पता चले कि ईरान ने अमेरिका पर हमले का कोई प्लान भी बनाया है। यानी ईरान कोई हमला करने वाला नहीं था। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने बिना सोचे समझे अपनी सनक का परिचय देते हुए झूठा बहाना करके ईरान पर हमला कर दिया और पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। सवाल यह है कि जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, उसके नेता कितने गिरे हुए हैं। वेस्ट एशिया में इन लड़ाइयों के बीच में अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं, तमाम सैनिक मारे जा रहे हैं। 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबरें, उन सैनिकों की लाशें अमेरिका में जहाजों में भर भर कर भेजी जा रही हैं। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब ईरान से कोई खतरा था ही नहीं, वो हमला करने वाला ही नहीं था, तो क्या ट्रंप इतने सनकी हैं कि उन्होंने झूठ बोलकर झूठा बहाना देकर ईरान पर हमला कर दिया और अपनी सेना को झोंक दिया और पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया? आखिर इससे ट्रंप का क्या फायदा है? तो एकदम आसान भाषा में मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। अमेरिका में रिपब्लिकन्स जो हैं, इनकी सरकार हमेशा और बार बार इस तरह से दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध छेड़ कर रखना चाहती है, क्योंकि सारा मामला लक्ष्मी जी का है। बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां हैं जो बड़े स्तर पर हथियार बनाती हैं। अब हथियार कोई जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता तो है नहीं, नून रोटी दवाई तो है नहीं कि हर आदमी को खरीदना ही पड़ेगा। हथियार का उपयोग तभी होगा जब युद्ध होगा, और युद्ध करने के लिए अलग अलग देशों को आपस में लड़ाए रखना, भिड़ाए रखना, झूठ बोलकर ही सही जरूरी है। जब होगी लड़ाई तभी प्रयोग होंगे हथियार और तभी आएगा नया ऑर्डर। जब आएगा नया ऑर्डर तो अमेरिका की जनता के टैक्स के पैसे से हथियार खरीदने के लिए वहां की सरकार को बहाना मिल जाएगा। फिर उस पैसे में बड़े बड़े धन्ना सेठ भी माल कमाएंगे, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी कमीशन खाएंगे चाप के। और सिर्फ अमेरिका ही हथियार नहीं खरीदेगा इन कंपनियों से, अन्य देश भी अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, उसकी कंपनियों से हथियार खरीदेंगे। अन्य देशों को भी बहाना मिल जाएगा अपनी जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का। ज्यादातर देशों में हथियार खरीद में कमीशन खोरी की बात सामने आती है। भारत को भी याद कर लीजिए, राफेल मामले में कितने लंबे चौड़े कमीशन का खेला सामने आता है, आरोप लगते हैं। यानी युद्ध होगा तो पूरी दुनिया को लगेगा कि हथियार खरीदना जरूरी है, भैया खतरा बढ़ गया है। हथियार खरीदने की होड़ लगेगी, और जब होड़ लगेगी तो हथियार बनाने और बेचने वाले माल कमाएंगे, जो सत्ता में हैं वो कमीशन खाएंगे। जरा सोचिए कि अमेरिका के बॉर्डर पर, यानी जो सटे हुए देश हैं, कोई भी उनसे लड़ना भिड़ना नहीं चाहता।
अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के साथ जो बॉर्डर है, कईयों में तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, आओ सनम जाओ सनम वाला खेला है, यानी कोई लड़ाई नहीं। फिर भी दुनिया भर में अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। जिसके पड़ोस में, अपने पड़ोस तक में लड़ाई नहीं है, वो पूरी दुनिया में सैन्य ठिकाने बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 80 से भी अधिक देशों में अमेरिका ने 750 से ज्यादा सैन्य ठिकाने बनाए और अमेरिका का रक्षा बजट 85 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, खाली रक्षा बजट। सवाल यह है कि जिसके पड़ोस में भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई अमेरिका से भिड़ना नहीं चाहता, वो इतना लंबा चौड़ा बजट काहे रखता है और दुनिया भर में सैन्य ठिकाने बनाने की जरूरत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया के संसाधनों को लूटने का जुगाड़ बनता रहे। हर जगह अपनी उपस्थिति होगी तो हर क्षेत्र में लड़वा सकेंगे, भिड़वा सकेंगे, एक दूसरे को गरिवा सकेंगे, तो दुनिया के संसाधनों पर कब्जा भी होगा और हथियारों बिकेगा। अभी कहां कहां युद्ध में क्या क्या हो रहा है उसकी झलकियां देखने सुनने से पहले, समझने से पहले एक मामला और देखिए। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। इसके बाद भारत से कह दिया कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए और हमारे 56 इंची विश्वगुरु महामानव तुरंत बंद कर दिए, सरेंडर। फिर अमेरिका ने कहा कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदिएगा। वेनेजुएला में अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां काम करेंगी। ईरान से हमने पहले से ही अमेरिकी पाबंदियों की वजह से तेल खरीदना कम कर दिया। रूस की बात करें तो जनवरी 2026 में भारत का रूस से कच्चा तेल आयात 44 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गया, यानी 4 साल में इतना कम तेल रूस से कभी भी भारत ने नहीं खरीदा था। अब बचते हैं खाड़ी के देश। खाड़ी के देशों से तेल आएगा कैसे? आने का रास्ता है होर्मुज, और होर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। पूरे पैटर्न को समझिए। होर्मुज से हर दिन 20 मिलियन बैरल से भी ज्यादा का कच्चा तेल निकलता है। यह बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जिसे ईरान ने बंद कर दिया है। समझने वाली बात यह है कि दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब 25% हिस्सा, जी हां, दुनिया के कुल कच्चे तेल का 25% हिस्सा और वैश्विक खपत का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। अब आप सोचिए कि दुनिया के कुल कच्चे तेल का 25% यानी 1/4 हिस्सा जिस रास्ते से होकर जाता है, वही रास्ता अगर बंद हो जाए तो क्या होने वाला है? और भारत के लिए यह मसला और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि लगभग 50% कच्चा तेल भारत इसी रास्ते से लेकर आता है। अब आप सोचिए कि जिस रास्ते से भारत का 50% यानी आधा तेल ईंधन आ रहा है, यदि वो रास्ता बंद हो गया तो फिर कितना बड़ा संकट है। हम रूस से तेल खरीद नहीं सकते, पहले ही कम कर चुके हैं, लगभग समापन की तरफ है, क्योंकि छाती 56 इंच की है। पश्चिमी एशिया से तेल आ नहीं सकता, लगभग आधी सप्लाई वहां से बंद हो सकती है। रूस का रास्ता बंद ही कर चुके हैं। अब बचता क्या है? अमेरिका, और अमेरिका के कहने पर वेनेजुएला का तेल। यानी दुनिया के दादा अमेरिका ने और प्रधानमंत्री मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ने भारत को कितना बड़ा झटका दिया, जरा सोचिए। होर्मुज रास्ता बंद होने से भारत को अब ज्यादा पैसा चुकाकर तेल खरीदना पड़ेगा। आज तेल की कीमत $70 प्रति बैरल है, लेकिन यह रास्ता बंद हुआ तो $100 प्रति बैरल या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। और यदि कच्चा तेल महंगा होगा तो आपकी गाड़ियों का तेल महंगा हो जाएगा, सारी चीजों का आयात महंगा हो जाएगा। और सुनिए, जिन जहाजों से तेल लाया जाता है ना, उनका भी इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस भी काफी महंगा कर दिया गया है। और पता लगाइए ये इंश्योरेंस कंपनियां कहां की हैं? जाहिर सी बात है, जब खतरा बढ़ गया है तो इंश्योरेंस भी महंगा होगा। यानी एक तो कच्चा तेल महंगा, ऊपर से उसको ढोकर लाना भी महंगा। तो कुल मिलाकर जानकारों का मानना है कि यदि आप पेट्रोल 100 रुपए के आसपास खरीद रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये 115 से लेकर 150 रुपए प्रति लीटर तक भी चला जाए। यानी अपनी जेब टाइट कर लीजिए जो पहले से ढीली है। यानी तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो डीजल, पेट्रोल और रोजमर्रा की हर एक चीज महंगी होगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगा। महंगाई को रोकने के लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। भारत के पास रास्ता यही है कि नॉर्थ अमेरिका से तेल खरीदे, रूस से खरीदना नहीं है, लैटिन अमेरिका या पश्चिम अफ्रीका से आयात बढ़ाए। लेकिन ये सारे विकल्प महंगे हैं और समय भी लगेगा। यानी अमेरिका की सरकार किस तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ने किस तरीके से अपने देश की जनता का पैसा, संसाधन और जान जोखिम में डालकर भारत समेत पूरी दुनिया को फंसा रही है, और जो सत्ता में बैठे हैं साथ में उनके सेठ जो हैं वो सब कितना माल कमा रहे हैं, पता लगाइए। हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसमें कालीन भैया कहते हैं कि मकबूल, कट्टों का व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, चुनाव आ रहा है, पैसों की ज़रूरत है, तो लड़कों से कहो कि वायलेंस बढ़ाएं। यानी वायलेंस बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा तो लोग डर के हथियार खरीदेंगे, हथियार की डिमांड बढ़ेगी, हथियार की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और कमाई बढ़ेगी। तो अमेरिका भी वर्षों से यही करता आया है। वो कालीन भैया है दुनिया का, दुनिया के अलग अलग कोनों में युद्ध करवाता है, यानी वायलेंस बढ़ाता है, फिर उसमें हथियार बेचता है और हथियार बेच के माल कमाता है, और लगभग ज़्यादातर समय सफल भी हो जाता है, हालांकि कई बार फंस भी जाता है। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इराक में जाकर फंसे थे, भूले नहीं है, इसलिए अमेरिका
के चक्कर में फिर से ईरान में घुस के फंसना नहीं चाहते। ईरान वाले पहले से ही कह रहे हैं कि बाबा हमको इराक मत समझना, हल्के में लेने की गलती मत करना। वैसे ईरान हवाबाजी भी नहीं कर रहा है। आपको याद दिला दें, जो तेल रिजर्व के मामले हैं इसमें ईरान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 209 बिलियन बैरल का तेल रिजर्व ईरान के पास है। पहले नंबर पर वेनेजुएला, जिसके राष्ट्रपति को अमेरिका ने अगवा कर लिया। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जो पहले से अमेरिका की चंगुल में है। तीसरे नंबर पर है ईरान। उधर खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने जोरदार तरीके से निशाना बनाया है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास परिसर में ही मिसाइल मार दिया, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। यानी अमेरिका की एम्बेसी कई देशों में संकट में आ चुकी है, हर तरफ संकट में है। पाकिस्तान में हालात ज्यादा खराब है। यहां अमेरिका के अधिकारियों पर पाकिस्तान की जनता पर गोली चलाने का आरोप लगा है। ईरान के सर्वोच्च नेता के मारे जाने से दुनिया भर में शिया मुसलमान नाराज है। उधर ईरान की मिसाइल ने अमेरिका के विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन का यह हाल किया है। देखिए कैसे धू धू करके जल रहा है। खबर यह भी आ रही है कि कुवैत में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सभी पायलट सुरक्षित हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। इसी बीच एक ये वीडियो भी सामने आया जिसमें अमेरिकी फाइटर जेट को ईरान की मिसाइल दौड़ा दौड़ा के मार रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। एक इस नक्शे को भी देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के विजुअल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इसका विश्लेषण करके बताया है कि बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय में स्थित 2 सैटेलाइट टर्मिनल सर्विस ईरानी हमले में नष्ट हो गई। यानी झूठा बहाना देकर ईरान पर हमला करना अमेरिका को चौतरफा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। इसी बीच ईरान के इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उसने इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय और उनके वायुसेना के कमांडर के ठिकानों को निशाना बनाया है और उन पर भारी हमला किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या हुआ, किस हाल में है, जिंदा है, घायल है, नहीं है, कुछ पता नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड होने तक कोई खबर नहीं आई थी। मिसाइल हमलों के 10वें फेज में ईरान ने इजराइल के सरकारी परिसरों को निशाना बनाया था। वैसे ट्रंप का एक ही नहीं कई झूठ पकड़ा गया है। युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान उनसे बात करना चाहता है, यानी ईरान डर गया है। लेकिन ईरान के टॉप अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करना चाहते और न ही अमेरिका से हम कोई बात आगे करेंगे। यानी ईरान और ईरान का पूरा शासन बदले के लिए तैयार है और किसी भी तरह से नेगोशिएशन में जाने की संभावना नजर नहीं आ रही। ईरान मिलिट्री मॉनिटर ने यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि हमने नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है। इजरायली नेतन्याहू का भविष्य अब अधर में है। इसी बीच जनरल जाबरी ने कहा है कि अमेरिकियों ने अपने ज्यादातर विमानों को साइप्रस में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम साइप्रस पर इतनी मिसाइल मारेंगे कि अमेरिका को वहां से भी भागना पड़ जाएगा। वैसे एक चीज और याद दिला दें, अभी अभी 4 सेकंड पहले पता चला है कि सच में ईरान ने साइप्रस में दनादन हमले शुरू कर दिए। और सुनिए, ईरान मिलिट्री ने यह भी लिखा है कि हमने इस क्षेत्र में अमेरिकी बाल यौन शोषण करने वाले शासन की रणनीतिक संपत्तियों के खिलाफ अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया है। यानी एप्स्टीन फाइल को लेकर भी इस युद्ध में ट्रंप चर्चा में है। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अरब देश यदि ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान अब उन देशों के राष्ट्र प्रमुखों के महलों को निशाना बनाएगा। यानी अमेरिका के चक्कर में फंस के यदि अरब के देश ईरान पर हमला करते हैं तो फिर उन देशों के मुखिया के घर यानी राजाओं के घरों में निशाना बनाया जाएगा। उधर सऊदी अरब के एक टॉप अधिकारी ने ऑन टीवी कहा है कि अमेरिका हमें अपने हाल पर छोड़कर भाग गया है और सिर्फ इजराइल को बचा रहा है। खबर यह भी है कि हुर्मुज से यदि कोई जहाज चुपके से भी निकलने की कोशिश कर रहा है तो ईरान लगातार उन पर हमले कर रहा है। बाकी देखते जाइए ट्रंप के सनकी पने से दुनिया का कितना नुकसान होता है, कितनी तबाही आती है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।